अभी हाल ही में 28 मार्च 2024 को एक बहुत बड़े डॉन की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। बांदा की जेल में वो डॉन बंद था और उस डॉन को दुनिया मुख्तार अंसारी के नाम से जानती है। मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी की कुछ अनसुनी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर ज़िले में होता है और वहीं से इसके दहशत के जो राज था वो शुरू होता है। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी जब 8 साल का था तभी से जब ये स्कूल में गया तो वहीं से गुंडागर्दी के किस्से वहीं से गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करते करते समय आ जाता 1996 का। जब 1996 का समय आता तो 1996 में मुख्तार अंसारी को यूपी के मऊ विधानसभा से टिकट देती है बीएसपी। खैर वो जो सीट की टिकट मिलती है विधानसभा की उसमें मुख्तार अंसारी जीत हासिल करता है और उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो जलवा था और ज़्यादा कायम हो जाता है। अब यूपी में कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है तो उसका काफ़ी जलवा होता है। अब मुख्तार अंसारी साहब तो विधायक बन गए। अब इनकी जो पकड़ थी, पहुंच थी, वो विधानसभा तक हो गई, लखनऊ तक हो गई। तो अपने क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाए। लोग इनसे डरने लगे। लोगों से पैसा मांगते थे तो तुरंत लोग पैसा देते थे, चाहे घर बेचना पड़े। अगर किसी का घर ही नहीं पसंद आ जाता था तो शाम को 4 गुंडे भेज करके बंदूक की नोक पर पूरा घर कब्जा कर लेते थे। किसी का खेत पसंद आ जाता तो खेत पर कब्जा कर लेते थे। धीरे धीरे इनके मुकदमे कई ज़्यादा हुए, लेकिन उस समय की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी इनके ऊपर कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले पाई। बाद में क्या होता है कि बीएसपी से फिर इनको टिकट मिलती है वही मऊ विधानसभा सीट से 2007 में और फिर एक बार ये लखनऊ पहुंचते हैं। लेकिन 2010 में दोनों के बीच में थोड़ा अनबन हो जाती है क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर केस लगने लगते हैं और पंजाब की जो पुलिस थी वो मुख्तार अंसारी को पकड़ भी लेती है। पंजाब में एक ज़िला है रूपनगर, वहाँ पर इनको रखा जाता है जेल में। फिर वहाँ से क्या होता है कि मुख्तार अंसारी एक अपनी अलग नई राजनीतिक दल बनाते हैं अपने भाइयों के साथ मिल करके। वो जो पार्टी है उस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते 2017 में इनकी जो राजनीतिक दल था और मायावती की जो पार्टी बहुजन समाजवादी, दोनों में गठबंधन हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि मायावती के साथ मुख्तार अंसारी फिर एक बार मिल जाते हैं। धीरे धीरे इनका वर्चस्व सपा की ओर भी गया, लेकिन सपा से इनको कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। खैर सपा के लोग आज भी मुख्तार अंसारी को भगवान के जैसे पूज रहे हैं। अब उनकी क्या सोच है क्या नहीं है इस पर तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। अब क्या होता है कि बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। सरकार आती है बीजेपी की, सत्ता का परिवर्तन होता है 2017 में। जब सरकार बीजेपी की आती है तो अब बीजेपी वाले कसम खा ही लिए थे कि जितने भी गुंडा हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी डॉन हैं, हम उनको चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रूपनगर जेल में बंद थे। वहाँ पर इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में क्या होता है कि मुख्तार अंसारी साहब को जब ये जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई है और इसलिए गई है कि मुख्तार अंसारी को हमें दिया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार की थी और पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी के ऊपर 2 मुकदमे दायर किए थे। उन्हीं के उपलब्ध में इसे गिरफ्तार किया गया था। तभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब देखती है यूपी सरकार का पूरे कागज़, तो यूपी सरकार उसमें बताती है कि मुख्तार अंसारी सबसे ज़्यादा अगर क्राइम या जुर्म कहीं किया है तो वो उत्तर प्रदेश में किया है। तो वैसे तो मुख्तार अंसारी को यूपी को मिलना चाहिए, यूपी पुलिस को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देती है और मुख्तार अंसारी को पंजाब के रूपनगर से यूपी के बांदा ज़िले में लाया जाता है और बांदा की जो जेल है वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। बांदा की जेल में जब मुख्तार अंसारी को बंद किया जाता है तो यहाँ पर वो सुविधाएं मुख्तार अंसारी को नहीं मिल पाती जो सुविधाएं पंजाब के रूपनगर ज़िले में मिलती थी, रूपनगर की जेल में मिलती थी। क्योंकि वहाँ पर जेल के सामने ही घर था, वहाँ पर इनके जो लड़के थे, पत्नी थी, सब किराए के लिए थे। वहीं पर आना जाना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल राजा के जैसे वहाँ पर सेवा होती थी। बांदा में जब मुख्तार अंसारी आए तो यहाँ पर किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता था। अगर बहुत रेयर केस है तो मिलने दिया जाता था, नहीं तो नहीं भी। खैर ठीक है, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। जब भारत में अतीक अहमद और उसके भाई के हत्या की गई
तो उसी बीच में क्या हुआ, मुख्तार अंसारी थोड़ा डर गए थे और ये भी कह रहे थे कि मेरे भी एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हत्या कर देंगे क्योंकि मेरी जान को खतरा है। खैर इस पर यूपी पुलिस कोई ख़ास वो नहीं, क्योंकि हर मुजरिम यही कहता है कि भाई मुझे दिक्कत है, भले उसे कुछ दिक्कत हो या ना हो लेकिन वो कहेगा, क्योंकि वो जुर्म करने से पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस घर में भी आ सकता हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने लगी और लास्ट में 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक के कारण मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो जाती है। मुख्तार अंसारी के परिजनों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को पॉइजन देकर मारा गया है। इसमें यूपी पुलिस की मुख्य भूमिका है, यूपी सरकार की मुख्य भूमिका है। मुख्तार अंसारी एक देवता थे और मुख्तार अंसारी हमेशा लोगों के दिलों में थे, हैं और रहेंगे। मुख्तार अंसारी कोई गलत व्यक्ति नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो 60 मुकदमे थे, हत्या के, चोरी के, लूटपाट के, बलात्कार के, न जाने कौन कौन से मुकदमे थे, तो कहीं ना कहीं वो मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर फेंक थे, क्योंकि उनके परिजनों का कहना है कि मुख्तार अंसारी अल्लाह के भेजे हुए दूत थे। तो आपके दोस्तों क्या राय है, क्या मुख्तार अंसारी हकीकत में अल्लाह के भेजे हुए दूत थे? क्या मुख्तार अंसारी हकीकत में फरिश्ते थे? क्या मुख्तार अंसारी हकीकत में भगवान थे? तो जो लोग इनके विषय में जो सोचते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हकीकत में ये बंदा क्या था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।